Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is the Constitution of France. Yesterday we talked about the Constitution of France, and that was an introductory session regarding it. And in today's class we are going to talk about the whole structure of the Constitution of France. We will talk about the president, the powers of president, the parliament, the powers of parliament. We will talk about the prime minister, the government, the cabinet system. We will also talk about parliament and rationalized parliament, right? And at the end we will talk about the judiciary. So today's class is going to be a bit comprehensive, and it will cover all the aspects of the book, right? So for this very purpose, I shared a perfect article carrying the notes on the Constitution of France. So you have to consult those notes after the class, right? In this group I have already shared it a day or two earlier, and once you give a read to that very notes, then consult the book and just give a read to the book, and you will understand the Constitution of France completely. So kindly invite your friends to the class so that they join us here. I am inviting some of your friends, and you should also invite your friends, and then I hope all of them are here without any further delay. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस जो है सेमी प्रेसिडेंशियल भी है. कुछ लोग उसको कहते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ये भी है, बाइकैमरल भी है, और साथ में जो है ये यूनिटरी भी है. और मज़े की बात ये है कि इसमें पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास भी हैं, तो पावर्स प्रेसिडेंट के पास भी हैं. अमूमन दुनिया में ऐसा होता है कि या तो पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ले ले, यूके ले ले, इंडिया ले ले, और कहीं पर पावर्स जो है सदर के पास होते हैं, जैसे कि आप मिसाल ले लें अमेरिका की. एनी हाउ ये थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, जिसमें पावर्स जो है प्राइम मिनिस्टर के पास भी है, और पावर्स जो है रियल पावर्स वो प्रेसिडेंट के पास भी होते हैं. ठीक है, तो आज हमने ये लेक्चर जो है थोड़ा सा कंप्रिहेंसिव रखना है, और इसकी वजह ये है कि अब हमने चूँकि एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस पेपर का कवर कर लिया है. ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं दोनों पेपर्स के. अब हमने थोड़ा सा स्पीड अप होना है, तेज़ होना है. ठीक है, बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये मज़ीद जो एक क्वेश्चन है उसके लिए हमने तैयारी करनी है, और हमने अपने पेपर्स में जो चॉइस है उसको बढ़ाना है. ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन का एरिया बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन आता कहाँ से है. ठीक है, जो वर्ल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन का पहला बुक है, जिसमें आपको ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है, लॉ और कन्वेंशंस में फ़र्क क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साथ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा है, और चिक्स एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशरी क्या है, 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये क्या है. ठीक है, बिल ऑफ राइट्स या ह्यूमन राइट्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है. तो फर्स्ट चैप्टर में जो है इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं, और उसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. वो उसी एक चैप्टर से आते हैं. मतलब अगर आप लोग वो चैप्टर कंप्लीटली तैयार कर लें तो आपका एक क्वेश्चन जो है कवर हो जाता है.
इसी तरह पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक क्वेश्चन जो है यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका यूके की कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, जो 2 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में और साथ में पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 में जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास 1956 के आइन से, 1962 के आइन से, 1973 के आइन से या तीनों को मिलाकर या उनमें से किसी भी 2 को जो है उसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट का क्वेश्चन कर लिया जाता है। ठीक है, आप लोग पास्ट पेपर्स ज़रूर कंसल्ट कर ले इस लेक्चर के बाद। तो आपका जो ये तीसरा क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वहाँ से कवर हो जाता है। ठीक है, तो मतलब एक पेपर में भी आपके 2-3 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं, दूसरे पेपर में भी जो खासा बहुत बड़ा हिस्सा है 3 क्वेश्चन का, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 का हवाला दे रहा हूँ, वहाँ पर भी आपका जो क्वेश्चन का एरिया है वो कवर हो चुका है। ये मज़ीद चीज़ें जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास आएगा फ्रांस, चाइना, रशिया, टर्की, तो ये और साथ में पाकिस्तान का आइन। फिर दोबारा हम उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ी है, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो वो पाकिस्तान का आइन पढ़ेंगे 73 का, साथ में इंडिया का आइन हम पढ़ेंगे, उसको भी टच देंगे। फिर जो है आपका जो पेपर है और उसमें चॉइस जो है मतलब 7 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 7 आउट ऑफ 7 ही आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपके पास चॉइस होगा, फिर आपकी मर्जी है, जो आपने अच्छी तरह से तैयार किया होगा वही क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो मेन एरियाज थी वो तो हमने डिटेल के साथ कवर कर ली है, इवन चैप्टर बाय चैप्टर, पेज बाय पेज, पैराग्राफ तक मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों ने उसमें क्या करना है। आज का जो हमारा सेशन है वो थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव भी होगा और ब्रीफ भी होगा। कम्प्रिहेंसिव ये है कि मैं आज आप लोगों को पूरा का पूरा जो आइन है फ्रांस का वो पढ़ाऊंगा। ब्रीफ ऐसा होगा कि एक ही लेक्चर में आपने कैबिनेट के बारे में भी पढ़ना है, सदर के बारे में भी पढ़ना है, पार्लियामेंट के बारे में भी पढ़ना है और जुडिशरी के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को 2 दिन दूंगा, मतलब सैटरडे और संडे, जिसमें आप लोगों ने बुक एक तो जो साइट मैंने दिया है वो ज़रूर कंसल्ट कर लें, इजी वे है टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। दूसरा, आपका जो बुक है उसका पूरा चैप्टर 2 दिन में एक इंसान आसानी से तैयार कर सकता है, तो वो आपका असाइनमेंट होगा। और फिर मंडे को जो है आप लोगों को टेस्ट भी दूंगा इसी में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस में और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में। तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन आप 2 दिन में आसानी से तैयार कर सकते हैं, एंड बोथ आर इम्पोर्टेंट इक्वली फॉर द एग्जामिनेशन, बोथ PMS एंड CSS। तो नाउ लेट्स मूव ऑन। तो जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से है। अगर आप लोग इस वक्त वो फाइल ओपन कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका नाम है वो 5th रिपब्लिक है। ठीक है, ये 1958 का आइन है। इसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया वो प्रेसिडेंट डिगाल था, और इस आइन को फ्रेम करने का एक मकसद था, और मकसद ये था कि हम एक ऐसा निज़ाम ले आए विच ब्रिंग्स अस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। इससे पहले भी था, लेकिन पॉलिटिशियंस एक दूसरे के साथ लड़ते थे, स्टेबिलिटी नहीं थी। जैसे अगर इसकी मिसाल में 1973 के आइन का दे दूं विद आर्टिकल 8 तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 8 की वजह से भी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि सदर के पास ये इख्तियार था कि वो किसी भी वजीर आज़म को घर भेज दे, जो असम्बली है उसको डिज़ाल्व कर दे, तोड़ दे। ठीक है, तो इसी तरह ये लोग भी करते थे, जिसकी वजह से जो है इन लोगों ने भी स्टेबिलिटी लानी थी। पाकिस्तान ने 13 अमेंडमेंट लाया, फिर मुशर्रफ आया 17 अमेंडमेंट लाया, वापस जो है सदर को इख्तियारात ज़्यादा दिए, फिर 2010 में 18 अमेंडमेंट आया और तमाम के तमाम इख्तियारात जो है
सदर से ले लिए गए और आप लोगों को अब जाहिरी बात है 3 दफ़ा जो है आपकी जो जमहूरी हुकूमत है अपनी वक़्त पूरे करने जा रही है। 2008 से 13 तक, 13 से 18 तक और 18 से फिर ये 2023 तक। तो अब ये जो है जब 3 हुकूमतें अपना टर्म या दौरानिया डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पूरा करेंगी, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द 18 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक तो कई रीज़न हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा रीज़न अदा किया है वो हमारा 18 अमेंडमेंट है। सही, तो ये मेच्योरिटी कब आई? जब इन पॉलिटिशियंस ने खूब रगड़ा काया। ठीक है, खूब रगड़ा काया, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, ANP है, या जो आपकी जो पीपल्स पार्टी है। ठीक है, सब ने जब देखा कि आपस की लड़ाई से फ़ायदा हमें नहीं बल्कि तीसरी कुव्वत को हो रहा है, तो क्यों ना हम आपस की लड़ाई को भी महदूद करें और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आएँ और एक दूसरे को इतना तंग ना करें कि बाद ही जो है तीसरी कुव्वत तक पहुँचे। तो इन लोगों ने फिर 18 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और डेमोक्रेसी को थोड़ा सा स्टेबल किया और मजबूत किया। आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, PDM जैसे जो है मूवमेंट भी चलते हैं, या इमरान खान जैसे जो है 126 दिन का धरना भी होता है, लेकिन हुकूमत नहीं गिराई जाती। ठीक है, या नहीं गिराई जा सकती हुकूमत या जो गवर्नमेंट आता है तो वो मोर पावरफुल होता है, इवन सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी। जैसे नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी मिली है PTI को, अगरचे ये एक सिंपल मेजॉरिटी है, फिर भी कोई भी अपोजिशन उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो इसी तरह 1958 में प्रेसिडेंट डीगाल ने यही कहा कि हमने भी एक ऐसा आइन बनाना है जिसमें एग्जीक्यूटिव पावरफुल हो, और फिर जो एग्जीक्यूटिव मतलब सदर जो होगा वो पार्लियामेंट से भी ना हो और वो फिर डायरेक्ट इलेक्ट होकर आए, तब जाकर मुल्क में स्टेबिलिटी भी होगी। और फिर पॉलिटिशियंस का जो भी मसला होगा उनमें जो आर्बिट्रेटर होगा, मीडिएटर होगा, जो सालिस होगा, वो भी प्रेसिडेंट होगा। तो पार्लियामेंट के मसाइल भी जो है ये लोग आपस में हल कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसके बाद इस आइन की जो खूबसूरती है जो फ्रांस ने बनाई वो ये है कि आफ्टर 6 डेकेड्स, ये तकरीबन 7 डेकेड से भी ज़्यादा हो, 1958 से लेकर ये 2020 है, चलो 6 डेकेड्स ही कह ले, तो इन दिस ड्यूरेशन ये आज तक कायम है। इससे पहले 4 आइन गुजरे हैं और मैंने आप लोगों को उनका दौरानिया भी बताया था कि 10 साल, 4 साल और एक आइन जो है 61 ईयर्स चला था, लेकिन उसके बाद जो है वो भी सही नहीं चल सका। चलो अब मूव करते हैं और इसके चंद नुमाया खसूसियात है जो हम पढ़ेंगे। एक तो ये है कि ये रिटन है, ब्रीफ है और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जब भी आप किसी भी आइन को पेपर में उसको स्टडी करेंगे और पेपर में लिखोगे, ठीक है, तो उसके लिए लाजमी है कि आप ये पॉइंट कर ले कि आइन जो है दुनिया में 2 तरह के हैं। एक को हम कहते हैं कि रिटन, दूसरे को हम कहते हैं कि अनरिटन या अनडॉक्यूमेंटेड। रिटन का मतलब ये है कि उसमें जो आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं या पार्ट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और अनरिटन का मतलब फिर ये है, या अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब ये है कि उसमें जो आर्टिकल्स हैं कि फ़ला आर्टिकल के मुताबिक ये या फ़ला क्लास के मुताबिक ये वहाँ पर नहीं लिखे जाते। अब आप देख लेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द UK आप कहेंगे कि वो तो रिटन में भी मौजूद है, अदालतों में उस पर भी फैसले होते हैं वगैरह वगैरह, तो ठीक है, वो आपको एक किताब में शायद मिल भी जाए, कन्वेंशन आपको रिटन में मिल भी जाए, लेकिन क्लासेस और आर्टिकल्स और ये चैप्टर्स में डिवाइड होना, एक ख़ास किताब में होना, ये वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट को कहा, उस वक़्त मैं उनको लिंग्विस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा था कि एक लैंग्वेज है और एक डायलेक्ट है। लैंग्वेज जैसे पश्तो ले ले, तो पश्तो का जो लैंग्वेज है वो हम लिखते भी हैं, उसका अपना ग्रामर डिक्शनरी भी होती है, और फिर पश्तो में मुख्तलिफ डायलेक्ट्स हैं, जैसे अफरीदी डायलेक्ट हो गया, चारसदा का अपना डायलेक्ट हो गया, ठीक है, सवाबी का अपना हो गया, नौशहरा का अपना हो गया। अगरचे वो लोग पश्तो बोलते हैं लेकिन वो लैंग्वेज नहीं है, वो डायलेक्ट है। और डायलेक्ट इसलिए है क्योंकि उनका अपना कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता।
तो उसने मुझे कहा कि ये क्या कह रहे हो आप, ये कह रहे हो कि वो रिटर्न में मौजूद नहीं है, ये तो मैं अभी आपके साथ। फौरन उसने 4 सदा की पुश्तो लिख ली और मुझे कहा कि देखो अब ये रिटर्न में है कि नहीं, रिटर्न में भी आ सकता है। तो मुझे हैरानी आई कि अब मैं इसको किस तरह समझाऊं। रिटर्न से मुराद मेरा ये नहीं है कि लोग उसको लिख नहीं सकते, रिटर्न से मुराद यह है कि उसकी अपनी कोई डिक्शनरी नहीं होती, उसकी अपनी कोई ग्रामर बुक नहीं होती, ठीक है, उसको हुकूमत ने जो है एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं किया होता, वो स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, ठीक है। आप यूसुफजई ले ले, वो लैंग्वेज है बस, वो आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, पश्तो की बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आप यही बातें पंजाबी और उर्दू किसी भी लैंग्वेज पर अप्लाई कर सकते हैं कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में ये फ़र्क है। अब आते हैं तो स्टूडेंट को जब मैंने कहा कि ये अनरिटन है, अनडॉक्यूमेंटेड है यूके का आइन, तो उन्हें ऐसा लगा, स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि बस अनरिटन का मतलब ये है कि बस ये किसी के जहन में है, किताब में या किसी पेज में, या जो हम बुक में उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किंग के पास ये इख्तियारात हैं, वजीर आजम के पास ये हैं, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की और क्राउन के इख्तियार, और ये सब पढ़ते हैं। तो इसने कहा कि ये भी तो रिटर्न में है, तो है, लेकिन क्लास वाइज, चैप्टर वाइज, आर्टिकल वाइज ये चीज़ें वहाँ पर नहीं होती। तो इस वजह से इसको अनरिटन या अनडॉक्यूमेंटेड लफ्ज़ फिर बहुत ज़्यादा ठीक है कि इसको एज अ डॉक्यूमेंट जो है नहीं बनाया गया, ठीक है। तो ये जो है रिटन भी है और डॉक्यूमेंटेड भी है। अच्छा, इसके प्रियम्बल में जो है मतलब क्या कहते हैं कि शुरुआत में या इंट्रोडक्शन में इसमें यही कहा गया है कि सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के पास होगी, और स्टेट का जो मोटो होगा ये हम पढ़ भी चुके हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे मेरे साथ। तो वो लिखता है कि स्टेट्स दैट द मोटो ऑफ द रिपब्लिक इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। सॉवरेनिटी पॉपुलर सॉवरेनिटी है, सॉवरेनिटी किसके पास होगी, तो सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू पीपल। आप पीपल इसको किस तरह एक्सरसाइज करेंगे, पीपल विल एक्सरसाइज देयर सॉवरेनिटी थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय द वेज ऑफ रिफरेंडम, रिफरेंडम के जरिए जो है उसको ये लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे। और जो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसके बारे में कहा था कि वो हुकूमत बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो यही चीज़ उसने भी डाल दी है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि वो हुकूमत लोग बनाएं जो कि बाय द पीपल हो, ऑफ द पीपल हो और फॉर द पीपल हो, ठीक है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको सुप्रीम रखा गया है और यही कहा गया है दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अच्छा, तमाम के तमाम अमाल जो होंगे, कवानीन जो बनाएंगे जाएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक कमेटी है जो ये डिसाइड करती है कि फला कानून जो बनाया जा रहा है वो आईन के मुताबिक है या नहीं है। अगर आईन के मुताबिक है तो ठीक है, नहीं है तो उसको कहा जाता है कि इसको आईन के मुताबिक इट मस्ट कन्फर्म, CONFORME, ठीक, ME नहीं है, बस सिर्फ FORM है, कन्फर्म, कि उसके साथ उसकी जो रिलेशंस है वो मुताबिकत रखे, ठीक है। तो जो भी उसके लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल फिर देखता है कि ये आईन के मुताबिक है या नहीं है एक एक्ट। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पता हमें यहाँ से भी चलता है। एग्जाम्पल में आप ये भी कोट कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है कि वो लॉ मेकिंग करे, कानून साजी करे, लेकिन वो कानून साजी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर ये लोग नहीं जा सकते। सो हेंस इट प्रूव्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फ्रांस के मुताबिक ये कहा जाता है कि इट इज अ सेकुलर स्टेट, स्टेट है लेकिन सेकुलर। आप पाकिस्तान ले ले तो ये तो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, इसका अपना स्टेट रिलीजन भी है जो कि इस्लाम है। इंडिया ले ले तो इंडिया क्या है, दैट इज अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट जो है वहाँ पर आपको मजहबी आज़ादी हासिल होती है। सेकुलर स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है
गैर मजहबी बन जाएं, आपका अपना कोई मज़हब नहीं होना चाहिए। बल्कि सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि वो स्टेट जहाँ पर स्टेट और रिलीजन सेपरेट हो, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस ना करें। आप पाकिस्तान को ले लें तो एक थियोक्रेटिक स्टेट है, तो यहाँ पर आपका जो आईन है वो भी इन्फ्लुएंस होता है रिलीजन से, और आपकी जो स्टेट पॉलिसीज हैं, इवन आपकी फॉरेन पॉलिसी, दैट इज आल्सो शेप्ड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलीजन। तो जब सेकुलर स्टेट बन जाता है तो ये बातें ख़त्म हो जाती हैं, फिर आप अपनी मर्जी के कवानीन भी बना सकते हैं, और फिर ये जो मजहबी डिफरेंसेस होते हैं जैसे कि कादियानियों को काफिर करना, फिर ये इस किस्म के अल्फाज आइन में नहीं आएंगे, क्योंकि फिर सब पाकिस्तानी होंगे एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, और यही डेमोक्रेटिक उसूल जो है फ्रांस ने अपनाया हुआ है, तो हर कोई अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है, चाहे जो भी पहने, जो भी खाएं, जो भी करें, ठीक है, विदाउट वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिडिटी भी, ये भी एक पॉइंट है। जो भी आपने आइन डिस्कस करना है पेपर में, तो आप वहां पर लिखेंगे कि ये आइन रिजिड है, सेमी रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, या जो है फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब रिजिड है। तो इनके बारे में हम यही पढ़ते हैं कि इनका जो आइन है वो क्या है, रिजिड है। रिजिडिटी का मतलब फिर हमारे पास ये है कि जो अमेंडमेंट का तरीक़ेकार होता है वो बड़ा सख्त होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो जैसे चलो आप लोगों को थोड़ी सी ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए, एक बात, और सिंपल मेजॉरिटी नहीं। दूसरी बात ये है कि 3/5 मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है। तो अगर आप में कोई अच्छा है मैथमेटिक्स में, तो चलो अपने लिए फिर 3/5 का फार्मूला निकालें कि अगर 100 मेंबर्स है उसको 3/5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि 100 में से कितने मेंबर्स जो है रिक्वायर होंगे फॉर अमेंडमेंट। ठीक है, फिर एक तरीक़ेकार ये भी है कि अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट से होती है उसी को जो है इवन लोगों के पास भेजा जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 11 विच टॉक्स अबाउट द रेफरेंडम। फिर लोग उस पर जो है वोटिंग करेंगे। अच्छा, ये एक चिक भी है पार्लियामेंट पर, क्योंकि इसके जो कानून जो इन लोगों ने पास किया उसकी अहमियत भी जो है थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो चीज़ आपने पार्लियामेंट से पास किया तो बस पास हो गया। ये कहते हैं कि नहीं, पास होने का मतलब ये है कि आप जाएं और फिर जो है उसको लोगों के साथ जो है पेश करें। अच्छा, मदीहा आरिफ 60 में, वेरी गुड, थैंक यू। तो मतलब 100 में से 60 मेंबर्स जो है लाजिमी चाहिए होंगे 3/5 मेजॉरिटी के लिहाज से। ठीक है, अमेंडमेंट के लिए। चलो, बात हो रही थी कि रेफरेंडम की वजह से पार्लियामेंट की जो अहमियत है वो थोड़ी कम हो जाती है। उसकी जो उसके जो इख्तियारात है, पावर से मुराद मेरा इख्तियार है, तो वो कम हो जाते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर पार्लियामेंट को सुप्रीमेसी हासिल है। इंडिया ले ले और यूके ले ले, जहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सुप्रीमेसी उसको हासिल है। चलो जी, 2 काम जो है अमेंडमेंट के नहीं हो सकते, कौन कौन से हैं? कल भी उसके बारे में बात की थी कि अमेंडमेंट उस वक़्त नहीं हो सकती जब इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन जो है वो दाव पर लगी हो, उसको ख़तरा हो। मतलब कोई अटैक हुआ हो, मुल्क पर कोई अटैक हुआ हो और आप कहे कि अब हमें अमेंडमेंट करनी है, तो उस वक़्त अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती। दूसरी बात कि इनका जो फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो तो रिपब्लिकन है, तो ये कभी भी अमेंड नहीं हो सकता। चलो जी, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों इसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जा सकता है? देखो, डेमोक्रेसी के लिए चंद चीजें लाजमी होती हैं।
डेमोक्रेसी के लिए आपके पास एक चीज ये है कि पार्टीज हो इन योर कंट्री, तो पार्टियां तो उधर भी हैं, तो उसका मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक हुकूमत है। दूसरी बात कि वोटिंग सिस्टम हो, हर 5, 6, 7 साल बाद जितना भी दौरानिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने रखा है उसके मुताबिक हुकूमतें चेंज हो, इलेक्शंस हो, लोगों को आज़ादी हासिल हो, बुनियादी हकूक हो, बिल ऑफ राइट्स हो वहाँ पर, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स लोगों को मुयसर हो, वोटिंग सिस्टम हो, यूनिवर्सल सफरेज हो। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब ये है कि हर एक शख्स वोट डालने का अहल हो, ठीक है, जो उसकी उम्र 18 साल हो या कुछ ममालिक में 21 साल या 22 साल हो, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्री। लेकिन यूनिवर्सल सफरेज का मतलब यह है कि आप बलूगत को पहुंच गए हैं, आपका जो अपना आईडी बना हुआ है, तब आप जाकर वोट डाल सकते हैं, और यही सिस्टम वहां पर मौजूद है। अपोजिशन ले ले तो अपोजिशन भी है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये पार्लियामेंट्री भी है, इसमें वजीर आजम भी है, इसमें पार्लियामेंट भी है, फिर जो वजीर आजम और उसका कैबिनेट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू द नेशनल असम्बली एज वेल, फ्रेंचाइज का हक भी है, साथ में जो है इलेक्शंस भी कराए जाते हैं, रेगुलर इलेक्शंस कराए जाते हैं, सदर भी है और सदर भी फिर डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए आता है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं दैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, एक और पॉइंट है और वो है मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि इनका जो निज़ाम है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये पार्लियामेंट्री भी है और ये प्रेसिडेंशियल भी है। पार्लियामेंट्री का मतलब ये है कि इसमें वजीर आजम भी है, इसमें कैबिनेट भी है और इसका अपना पार्लियामेंट भी है। पार्लियामेंट फिर बाइकैमरल है, उसमें जो है सेनेट भी है, नेशनल असम्बली भी है, इसमें आपके साथ मिनिस्टर्स भी हैं, इसमें आपके पास जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी या कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भी है, इसमें आपके पास जो है वजीर आजम के अपने इख्तियारात भी हैं, कैबिनेट के अपने इख्तियारात भी हैं, लॉ मेकिंग बॉडी भी है, रूल मेकिंग बॉडी भी है। तो इन सारे उसूलों को देखकर हम ये कहते हैं कि ये एक किस्म का पार्लियामेंट्री निज़ाम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम देखते हैं तो ये प्रेसिडेंशियल भी है। प्रेसिडेंशियल किस तरह है? प्रेसिडेंशियल फिर इस तरह है क्योंकि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है दैट इज मोर पावरफुल देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, देन द किंग और क्वीन और मुनार्क और क्राउन ऑफ द इंग्लैंड। ठीक है, इनके पास जो प्रेसिडेंट है उसके इख्तियारात रियल इख्तियारात है। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट के इख्तियारात ये अनरियल है, ये टिटुलर हेड है, नॉमिनल हेड है। अच्छा, जब इमरजेंसी की बात आ जाए तो तमाम के तमाम सारे के सारे इख्तियारात सदर के पास चले जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? सदर अपॉइंट करता है। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है बाकी अपने लिए कैबिनेट बनाता है, वो नॉमिनेट करता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी सदर साहब करते हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से हम कहते हैं कि ये पार्लियामेंट्री भी है और ये प्रेसिडेंशियल भी है, और कुछ लोग इसको नाम देते हैं सीमी प्रेसिडेंशियल। अच्छा, उसके लिए चंद चीज़ें यहाँ पर लिखी भी गई हैं, इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट से नहीं आता। अब अगर आप लोग देखें पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट आता है वो पार्लियामेंट से आता है। यही आपकी जो नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, इनके जो सारे के सारे मेंबर जो हैं वोट करते हैं और आपको प्रेसिडेंट देते हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट लोगों से डायरेक्ट वोट लेकर आता है, सही। और ये कारनामा भी प्रेसिडेंट डिगाल ने किया था, और ये इसलिए किया था ताकि प्रेसिडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया जाए, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात हो, एंड ही शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पार्लियामेंट एंड नेशनल असम्बली, और वो इससे इंडिपेंडेंट होना चाहता था। ठीक है। सेकंड जो है, द मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड दस आर नॉट सब्जेक्ट टू द डिसिप्लिन ऑफ द पार्टीज एंड द प्रेशर ऑफ द इलेक्टर्स। ठीक है, अब जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स वो खुद जब एक सीट हासिल करते हैं, पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं, डिप्टी बन जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उसको उठा लेता है और अपने कैबिनेट में शामिल कर देता है, तो तब वो तो खुद मिनिस्टर बन जाता है, लेकिन उसकी जो नशिस्त है, जो सीट है, वो ख़त्म हो जाती है और उस पर दोबारा इलेक्शंस होंगे और नया डिप्टी
इलेक्ट होकर आएगा। इसको रूल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी भी कहते हैं। और ये जो है एक नई चीज़ इन लोगों ने अपने आइन में शामिल की है कि जो हम कैबिनेट बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो गया और उसका जो कैबिनेट है, जब ये बनाएंगे तब उसमें जो है कोई पार्टिसनशिप ना हो, बस वो फिर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं रहेगा। पार्लियामेंटेरियंस और नेशनल असेंबली ये अलग लोग होंगे जो पार्टी के बेस पर आएंगे, और जैसे ये कैबिनेट का हिस्सा बन जाए उसका ताल्लुक पार्लियामेंट से ख़त्म हो जाएगा। अगरचे ये थोड़ी सी गैर पार्लिमानी सिस्टम है, क्योंकि हमेशा जब हम पार्लियामेंट्री निज़ाम पढ़ते हैं तो हम पार्लियामेंट्री निज़ाम में यही पढ़ते हैं कि कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट को, लेकिन ये लोग वहाँ पर पार्लियामेंट में बैठते नहीं है, उसकी नशिस्त वहाँ पर नहीं होती। जा सकते हैं, सवाल जवाब के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसकी परमानेंट सीट वहाँ पर नहीं होती। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम उसको कहते हैं कि इट इज़ मोर लाइक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और यहाँ पर जो पार्लिमानी निज़ाम की जो उसूल है, जो प्रिंसिपल्स है, वो वायलेट होते हैं और हम इसको प्योर पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं कह सकते। अच्छा, प्रेसिडेंट के पास फिर ये इख्तियार भी है टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट एंड कॉल फॉर न्यू इलेक्शंस। तो यहाँ पर आपको प्रेसिडेंट के मज़ीद इख्तियारात का भी पता चल जाता है कि उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो जो है एक असम्बली को घर भी भेज दे। अच्छा, प्रेसिडेंट के इख्तियारात में ये भी हैं कि प्रेसिडेंट जब भी कोई रेफरेंडम कराएं, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट को बाईपास भी कर सकता है, और ये कई दफ़ा जो है प्रेसिडेंट डिगाल ने किया भी है। एग्जाम्पल्स आपकी किताब में मौजूद हैं, तो काइंडली उसको ज़रूर जो है रेफर करें। 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर कैबिनेट ने और पार्लियामेंट ने सदर का साथ नहीं दिया, फिर प्रेसिडेंट डिगाल गया लोगों के पास और लोगों से जो है वो सब कुछ मनवाया और बात भी मनवाई। उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल है डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का कहा गया कि इसके बाद जो है 1962 के बाद जब भी इलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा और लोग डायरेक्टली ही प्रेसिडेंट को वोट करेंगे, बजाय इसके कि 80,000 इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें। तो ये सिस्टम ख़त्म करना था। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो अपना पावर्स जो है प्रेसिडेंट को देना नहीं चाह रहे थे, तो फिर जो है इसने पार्लियामेंट को बाईपास किया और सीधा लोगों के पास गया और उनको कहा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, क्या आप लोग मानने को तैयार हैं? सब ने प्रेसिडेंट के हाँ में हाँ भरी और उसके बाद जो है ये एक कानून बन गया, आइन का हिस्सा बन गया। और अब जो है फ्रांस में इलेक्शंस जो है वो सदर के ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बजाय इसके के इनडायरेक्ट हो। तो इन चीज़ों को देखकर हम ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट पावरफुल भी है, वो लोगों के पास जा भी सकता है, वो पार्लियामेंट को बाईपास भी कर सकता है, और पावरफुल इस लिहाज से भी है कि वो लोगों का ही नुमाइंदा होता है, ही कम्स थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। अच्छा, फिर आपके नोट्स में ये भी लिखा है कि ये बाई कैमरल है, तो इसकी वजाहत मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। राइट्स ऑफ द फ्रेंच पीपल, तो लोगों को राइट्स भी दिए गए हैं, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। फिर इसका जो मोटो है वो वही है, लिबर्टी, साथ में जो है फ्रेटर्निटी, फ्रीडम का जो है मोटो है, जो कि उनको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद मिला था, वो इसी आइन में भी शामिल किया गया है। हर एक शख्स को पॉलिटिकल राइट्स का हक भी हासिल है और वो अपनी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन या जो है पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी उसको हक हासिल है। कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल भी है, ये एक्ट करता है लाइक अ जुडिशियल रिव्यू, उस पर हम बात कल भी कर चुके हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी उसमें है, जो कि इकोनॉमिक और सोशल मसाइल पर कमेटियाँ बनाई जाती हैं और मसाइल हल किए जाते हैं। ठीक है, साथ में जो है इसमें प्रोविजंस रिगार्डिंग यूरोपियन, चूंकि ये यूरोप का हिस्सा है
तो यूरोपियन प्रोविजंस भी हैं कि ये यूरोप का हिस्सा क्या है, कैसे है, इसके पावर्स क्या होंगे, काम, फंक्शंस वगैरह, ये भी उसके आइन का हिस्सा है। एनी हाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर क्वेश्चन भी आता है वो है सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ठीक है, उनकी जो जुडिशरी है, ठीक है, वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द जुडिशरी ऑफ अमेरिका, एक बात। दूसरी बात यह है इनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो फिर दो तरह का है। एक उसमें ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं जो कि आम लोगों के लिए, मेरे और आप जैसे लोगों के लिए, और कुछ ऐसे हैं कि फिर वो जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनके लिए होता है। अच्छा, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी फिर इन लोगों ने ये बताई है कि जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं उनको, उनका ट्रायल अलग होगा, अलग कोर्ट्स होंगे, अलग जजेस होंगे। वजह क्या है? वजह फिर ये बताते हैं क्योंकि ये लोग अपने पावर्स के जरिए अदलिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि फिर इनके लिए कोर्ट भी अलग होना चाहिए, सिस्टम भी अलग होना चाहिए, ताकि ये उस जज को या उस निज़ाम को इन्फ्लुएंस ना कर सके। ठीक है, और उसको अलग तरीके से देखा जाए एज कम्पेयर टू द। अच्छा, अगर हम इस चीज़ को कंपेयर कर ले इंडिया के साथ और यूके के साथ, पाकिस्तान के साथ, तो फिर ये चीज़ अलग है क्योंकि यूके में रूल ऑफ लॉ है और एक ही कोर्ट होता है और उसी कोर्ट में जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी पेश होना है और एक आम आदमी ने भी पेश होना है। तो इस पर जो क्वेश्चन भी आता है वो इसी तरह आता है कि आपसे पूछा जाता है कि जो फ्रांस की जुडिशरी है और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन है यूनिटरी है। यूनिटरी का मतलब फिर ये है कि इसका जो आइन है वो फेडरलिज्म को प्रमोट नहीं करता, मतलब फेडरल नहीं है। फेडरल में हमारे पास सेंटर होता है और सूबे होते हैं या यूनिट्स होते हैं, फेडरेटिंग यूनिट्स। यहाँ पर निज़ाम जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो निज़ाम है वो यूनिटरी है, एक ही सेंटर होता है, लाइक दैट ऑफ यूके। यूके का भी यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है। और वही एक पार्लियामेंट जो है वो सब कुछ कंट्रोल करती है। बाकी लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं, ठीक है, आज़ादी भी होती है, लेकिन उनको जो एक ही सेंटर होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही सब कुछ कंट्रोल करती हैं। तो कल आपके एक दोस्त ने क्वेश्चन भी किया था कि वहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या नहीं है। तो यूनिटरी सिस्टम में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती। ऑटोनॉमी जो है या पावर जो सब कुछ है वो सेंटर के पास होता है। अच्छा, पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो ये मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई पार्टियां इसमें हिस्सा लेती हैं। तो आज का यही टॉपिक था। आज अब आपने क्या करना है, मैं आपको 2 दिन की जो है तैयारी के लिए देता हूं। इस चैप्टर को जो आपके बुक में है वो ज़रूर रीड दे रहे। बाकी जो साइट मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है इसी ग्रुप में, मैंने वहाँ पर लिखा भी है कि परफेक्ट नोट्स ऑन फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैंने परफेक्ट कह दिया है तो इसका मतलब ये है कि आप उसको 1 घंटा रीड दे रहे एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। बट आफ्टर रीडिंग द बुक, जब आप बुक में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पार्लियामेंट में जुडिशरी के बारे में और उसके सदर के बारे में, उसके जो वजीर आजम के बारे में, कैबिनेट के बारे में, तब जाकर आप यही नोट्स उठाकर पढ़ लें, तब आपको मज़ा आएगा और इस नोट्स को जो है उस जस्टिफाई भी कर सकोगे पेपर में। क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर इसने 2-2, 3-3 लाइन में लिखी हैं जो कि पेपर के लिए परफेक्ट है, लेकिन एग्जाम्पल्स जो है वो आपने फिर बुक की कोट करनी है। और याद रखिए, आपने जब भी कुछ तैयार करना है, फॉर दैट यू नीड ओरिजिनल सोर्स, और ओरिजिनल सोर्स फिर आपका बुक है। इंटरनेट के नोट्स आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सब्सटेंशिएट करना आर्गुमेंट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, इवेंट्स के साथ, वो फिर आपको बुक से ही मिलेंगे। और एग्जामिनर तब खुश होता है जब आप अपने आर्गुमेंट्स को, एक बात को एग्जाम्पल्स के साथ या इवेंट्स के साथ या किसी वाक्य के साथ या फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सब्सटेंशिएट करते हैं। अदरवाइज सिर्फ नोट्स जो है आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो इस नोट्स को तैयार करने का तरीका फिर ये है
कि हु बहू जो है इस चीज़ को आपने नहीं उठाना, बुक रीड करना है, और बुक रीड के बाद जो है आपने नोट्स के साथ उसकी कंपैरिजन करनी है और मज़ीद उसमें ज़्यादा चीज़ें डालनी है. सो फॉर नाउ इट्स इनफ. हैव अ नाइस टाइम. एंजॉय योरसेल्व्स. थैंक यू.